राजा विक्रमादित्य को कैसे प्राप्त हुई अलौकिक और दैवीय शक्तियां, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। विक्रमादित्य की पौराणिक कथाएं भारतीय संस्कृति के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन कथाओं के माध्यम से हमें विक्रमादित्य के जीवन और उनके शासनकाल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली कथा है विक्रमादित्य और बैताल की। इस कथा में बैताल नाम का एक पिशाच विक्रमादित्य से एक सवाल पूछता है, क्या आप मुझे उस स्थान पर ले जा सकते हो जहां सबसे बड़ा सुख होता है। विक्रमादित्य उसे उस स्थान पर ले जाते हैं जहां एक शव से लदा हुआ बोझ पड़ा होता है। बैताल उसे कहता है कि उस शव का मालिक कौन है जिससे वह इस स्थान पर खुशी महसूस करता है। विक्रमादित्य उस शव का पता लगाते हैं जिससे उन्हें बहुत से सुख मिलते हैं। दूसरी कथा है विक्रमादित्य और शकुंतला की। इस कथा में विक्रमादित्य शकुंतला से प्यार करते हैं जो कि ऋषि कण्व की पुत्री होती है। वह उन्हें एक प्रतिज्ञा करवाते हैं जो विक्रमादित्य को उसके प्यार के साथ जोड़ती है। इन पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमें विक्रमादित्य की महानता, उनके शासनकाल में होने वाली सभी गतिविधियों का महत्व, उनके समय में होने वाली संस्कृति और विचारधारा का विकास आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इन कथाओं से हमें यह भी समझ मिलता है कि विक्रमादित्य किस तरह से अपने समय के सबसे महान शासकों में से एक होते हैं। विक्रमादित्य के 9 रत्न। राजा विक्रमादित्य के राज दरबार में 9 बहुत महान विद्वान थे जो कि धन्वंतरी, छपंका, अमरसिन्हा, शंखु, खाता करपारा, कालिदास, भट्टी, वररुचि, वराहमिहिर थे। ये लोग सभी अपने अपने क्षेत्रों में एक महान विद्वान थे। वराहमिहिर आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे। कालिदास महान कवि, वररुचि वैदिक ग्रंथों के ज्ञाता, भट्टी राजनीतिविद थे। भविष्य पुराण की मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव शंकर ने विक्रमादित्य को इस धरती पर भेजा था। भगवान शिव की पत्नी पार्वती ने बैताल को विक्रमादित्य की रक्षा के लिए एवं उनके सलाहकार के रूप में भेजा। बैताल की सभी कहानियों को सुनकर राजा विक्रमादित्य ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के पश्चात उस घोड़े को विचरने के लिए छोड़ दिया। जहां जहां तक वह घोड़ा गया, विक्रमादित्य का राज वहां वहां तक फैल गया। पश्चिम की ओर सिंधु नदी, उत्तर की ओर बद्रीनाथ, पूर्व की ओर कपिल एवं दक्षिण में रामेश्वर तक विक्रमादित्य का राज फैल गया था। राजा ने उस वक्त के 4 अग्निवंशी राजाओं की राजकुमारियों से शादी कर ली और अपने राज्य को मजबूत बना लिया। राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित राज्य सभी मिलाकर 18 राज्य थे। विक्रमादित्य की इस सफलता पर सभी सूर्यवंशी खुश थे एवं चंद्रवंशी राज्यों में कोई खुशी नहीं थी। इसके पश्चात विक्रमादित्य ने स्वर्ग का रुख किया। ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य कलयुग के आरंभ में ही कैलाश की ओर से धरती पर आए थे। विक्रमादित्य ने महान साधुओं का एक दल बनाया जो पुराण एवं उपपुराण का पाठ किया करते थे। इन साधुओं में गोरखनाथ, भर्तृहरि, लोमहर्षण, सौनका आदि प्रमुख साधु थे। इस तरह न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य ने अपने पराक्रम से सभी लोगों की रक्षा भी की तथा साथ ही सदा धर्म स्थापना के कार्य में लगे रहे। 9 रत्न और उज्जैन में विक्रमादित्य का दरबार, आइए जानते हैं। महान भारतीय सम्राट विक्रमादित्य का नाम इतिहास के पन्नों पर सदैव सुंदर रहा। उनकी शानदार शासनकाल में भारतीय संस्कृति और विचारधारा का विकास हुआ था। उन्होंने अपने समय के सबसे बड़े शासनकाल में एक महान संस्कृति का निर्माण किया। उनके दरबार में 9 रत्नों का प्रचलन था जो सम्राट के समक्ष सम्मानित होते थे। इन 9 रत्नों में कला, साहित्य, गणित, ज्योतिषी, मेडिकल साइंस, रसायन, धर्म, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, शिक्षा आदि शामिल थे। विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों के साथ साथ विभिन्न कलाकारों, विद्वानों और वैज्ञानिकों का भी सम्मान किया जाता था। उज्जैन मध्य प्रदेश में विक्रमादित्य के दरबार का स्थान था। उस समय यह भारत की महत्वपूर्ण नगरी थी। उज्जैन में सम्राट के दरबार में होने वाली सभी गतिविधियों में 9 रत्नों का प्रचलन होता था। उज्जैन में सम्राट के दरबार में सभी समारोहों में नृत्य, संगीत, कविता और कथाएं भी होती थी। सम्राट के दरबार में
नृत्य संगीत कविता कथाओं के माध्यम से लोगों को मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी मिलती थी। उज्जैन में सम्राट के दरबार में होने वाले सभी समारोहों में विभिन्न धर्मों के लोग भी शामिल होते थे। सम्राट के दरबार में समस्त धर्मों का सम्मान किया जाता था। उज्जैन में सम्राट के दरबार में होने वाली सभी गतिविधियों में नवरत्नों का प्रचलन होने से बचपन से ही हमें इनके महत्व का पता होता है। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों का सम्मान होना एक बच्चे के लिए बड़ी बात होती थी। इसलिए विक्रमादित्य के दरबार में होने वाले सभी समारोहों को देखने का मजा अलग होता था। यह हमारे संस्कृति के महत्व को समझने के साथ साथ हमें नवरत्नों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी बताता है। राजा विक्रमादित्य की नैतिक शिक्षाएं आइए जानते हैं। अपने साहस और दयालुता के अतिरिक्त अपनी न्यायप्रियता की वजह से राजा विक्रमादित्य जनता के मध्य अत्यधिक लोकप्रिय थे। कहा जाता है कि जो शासक राजा विक्रमादित्य के समान दयालु और न्यायप्रिय हो वही राजा विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने लायक होता था। अनेक प्रकार की किंवदंतियों के अनुसार राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए स्वयं छद्म के वेश में नगर के घूमने लगते थे और प्रजा के सुखों दुखों के बारे में जानकारियां प्राप्त करते थे। राजा विक्रमादित्य के नैतिक शिक्षाओं का संकलन बृहद कथा बैताल 25 एवं सिंहासन 32 जैसे अमूल्य ग्रंथों के प्रकट होता है। चूंकि ये कथाएं वर्तमान में अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होती हैं, किंतु इन कथाओं का मर्म समझने पर समझ आता है कि ये एक कथाएं प्रतीक के रूप में मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों जैसे न्याय, दयालुता और मानवता का संदेश देती हैं। आइए जानते हैं बैताल 25 के बारे में। बैताल 25 में एक बैताल की कहानी है। राजा विक्रमादित्य को एक साधु उस बैताल को एक भी शब्द कहे बिना पेड़ से उतार करके लाने को कहता है। राजा विक्रमादित्य उस बैताल की खोज में निकल जाते हैं एवं उसे ढूंढ भी लेते हैं। बैताल पूरे रास्ते भर में हर बार एक कहानी सुनाता है एवं उस कहानी के मध्य से उसे एक न्यायपूर्ण सवाल पूछता है। साथ ही विक्रमादित्य को श्राप देता है कि सवाल का जवाब जानते हुए भी नहीं बताने पर उसका सर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ना चाहते हुए भी उसके सवाल का जवाब देते हैं। साधु का विक्रमादित्य द्वारा एक शब्द भी न कहकर बैताल को लाने का वचन टूट जाता है तथा बैताल वापस उसी पेड़ पर रहने को चला जाता है। इस तरह से इस माध्यम से 25 कहानियां वहां पर मौजूद हैं। विक्रमादित्य बैताल की 25 कहानियां एक बहुत ही रोचक पुस्तक है। यह पुस्तक बच्चों के लिए लिखी गई है जो कि अपने मनोरंजन के लिए कुछ नया पाना चाहते हैं। इस पुस्तक में 25 अलग अलग कहानियां हैं जो कि सभी के लिए बहुत मनोरंजक है। इस पुस्तक में कहानियों के मुख्य पात्र विक्रमादित्य हैं। विक्रमादित्य एक बहुत ही साहसी और बुद्धिमान राजा हैं। उनकी कहानियों में से कुछ कहानियां उनके साहसिक कारनामों के बारे में हैं, जबकि कुछ कहानियां उनकी बुद्धिमानी के बारे में हैं। इस पुस्तक में से कुछ कहानियां जैसे कि विक्रम और बेटा, विक्रम और गधा, विक्रम और चूहिया आदि बहुत ही मनोरंजक हैं। इन कहानियों में विक्रमादित्य के साथ साथ अन्य पात्रों को भी बहुत महत्व दिया गया है। इस पुस्तक में कहानियों के माध्यम से बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में भी सीखने का मौका मिलता है। इस पुस्तक में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो बच्चों को सच्चाई, समझदारी और साहस के महत्व के बारे में सिखाती है। इस पुस्तक को लेखक ने बच्चों के लिए बहुत ही आसान भाषा में लिखा है। इस पुस्तक को पढ़ने से बच्चों का शब्दावली बहुत बढ़ती है और उन्हें नए नए शब्द का मतलब समझने में मदद मिलती है। इस पुस्तक को पढ़ने से बच्चों के मन में सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। आइए जानते हैं सिंहासन 32 की कहानी। सिंहासन 32 में राजा विक्रमादित्य के राज्य को जीतने की कहानी है। एक बार राजा विक्रमादित्य अपना राज्य को ही हार जाते हैं। विक्रमादित्य की वह 32 बोलने वाली मूर्तियां विक्रमादित्य के राज में तब भी रहती हैं। वह मूर्तियां राजा भोज से अलग अलग प्रकार की कहानियों को सुना करके सवाल करती हैं एवं राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से मना करती हैं। राजा इस तरह 32 कहानियों से निकले सभी सवालों का जवाब देता है तथा अंततः सिंहासन जीतने में सफल हो जाता है। विक्रमादित्य सिंहासन 32 एक प्रसिद्ध कथा है जो भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कथा के माध्यम से
बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में सीखने का मौका मिलता है, जो एक बहुत ही साहसी और बुद्धिमान राजा की कहानी है। इस कथा में उन्हें सिंहासन पर बैठने के लिए 32 चमत्कारी मूर्तियों को प्राप्त करने की चुनौती दी जाती है। इस कथा में हर मूर्ति एक अलग अलग कहानी से जुड़ा होता है, जो कि उनकी बुद्धिमानी और समझदारी को दर्शाता है। इन मूर्तियों की कहानियों से बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में पता चलता है। इस कथा में कुछ कहानियां जैसे कि समझदार मूर्ति, दानी मूर्ति, ज्ञानी मूर्ति आदि बहुत ही मनोरंजक हैं। इन कहानियों में मूर्तियों की बुद्धिमानी और समझदारी को देखकर बच्चों को समझ आता है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। इस कथा में से बच्चों को न केवल मनोरंजन का मौका मिलता है, बल्कि उन्हें सीखने का भी मौका मिलता है। बच्चों को सोचने, समझने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता मिलती है। इस कथा को पढ़ने से बच्चों को शब्दावली भी बढ़ती है, उन्हें नए शब्द का मतलब समझने में मदद मिलती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।